नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 5 बज चुके हैं और ये वक्त होता है आपको खबरों को विस्तार से बताने का। तो 5 बजे में हम तमाम बड़ी खबरें लेंगे, देश की भी बड़ी खबर लेंगे, मध्य प्रदेश की भी बड़ी खबर होगी। अगले 1 घंटे तक आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके माननीयों की संपत्ति से। आपके नेताजी कितना कमाते हैं या उनकी इनकम का सोर्स क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आपके मन में भी सवाल उठता होगा। ये 4 जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कितने मालदार हैं आपके माननीय। चुनाव में हलफनामा दायर किया जाता है और बताया जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, कितना कैश है, गाड़ी है, घर है, नहीं है, सारी जानकारी दी जाती है। तो जरा देखिए कि उत्तर प्रदेश के 4 बड़े चेहरों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी हलफनामे में सार्वजनिक की है। पीएम मोदी के पास 2024 में 3,02,06,889 रुपए हैं। 2019 में 2,51,36,119 रुपए की संपत्ति थी, यानी कि पिछले 5 साल में 50,70,770 रुपए बढ़ गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर नामांकन दाखिल किया है। हलफनामे के अनुसार उनकी आय हर साल करीब 1 करोड़ रुपए बढ़ रही है। राहुल गांधी की संपत्ति, चल अचल संपत्ति 2024 में 20 करोड़ से ज्यादा है। हर साल करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। उधर कन्नौज से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव की भी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव की संपत्ति, कुल संपत्ति 26 करोड़ 34,92,586 रुपए। 2009 में 5 करोड़ 52,83,157 रुपए, यानी 15 साल में 5 गुना संपत्ति अखिलेश यादव की बढ़ गई। उधर अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने भी अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। स्मृति ईरानी की संपत्ति 2019 में ईरानी परिवार की कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए थी। 2024 में बढ़कर 17 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई, यानी पिछले 5 साल में 6 करोड़ की संपत्ति का इजाफा हुआ है। चुनावी हलफनामे में दी गई सारी संपत्ति की जानकारी पर कई बार सियासत भी होती है, लेकिन इन सब के बीच इन 4 बड़े नेताओं में सबसे अमीर अखिलेश यादव हैं, फिर उनके बाद राहुल गांधी हैं। पीएम मोदी की संपत्ति राहुल गांधी की तुलना में 7 गुना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो एक छोटी सी झलकी थी जो हमने आपको बताई है कि उत्तर प्रदेश के ये 4 बड़े उम्मीदवार कितनी संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। अब जरा बात जब 2 बड़े नेताओं की हो रही है, क्योंकि देश में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई मुख्य तौर पर मानी जाती है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा यानी कि राहुल गांधी, इन दोनों की संपत्तियों को लेकर हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे कि आखिर इन दोनों की संपत्ति में कितना अंतर है। सबसे पहले आप देखिए इनकम का सोर्स क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनकम का सोर्स है सैलरी और सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज। अब दूसरी तरफ चलते हैं, राहुल गांधी उनका इनकम का सोर्स क्या है, जरा ये देखिए कि सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड, ये राहुल गांधी के इनकम का सोर्स है। बढ़ते हैं आगे, इनकम का साधन तो आपने जान लिया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के हिसाब की कि प्रॉपर्टी का हिसाब क्या है। 2022-23 में इनकम 23,56,080 रुपए, ये 2022-23 तक का आंकड़ा है प्रधानमंत्री मोदी का। कुल संपत्ति 3 करोड़ 2,06,889 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के पास संपत्ति कितनी है, तो राहुल गांधी 22-23 में इनकम इनकी 1 करोड़ 2,78,000 है, यानी हर साल तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। कुल संपत्ति इनकी 20 करोड़ से ज्यादा की है। 9 करोड़ से ज्यादा चल संपत्ति इनके पास है। 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अचल के तौर पर इनके पास है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती, जैसे कि घर, जमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे 3 करोड़ और 20 करोड़ के
लगभग 7 गुना कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति है, जिसे हम कह रहे हैं कि जितना पैसा है उनके पास, वो राहुल गांधी से कम है। राहुल गांधी 7 गुने ज्यादा अमीर है पीएम मोदी से। अब बटुए में कितना कैश है ये भी आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52,920 रुपए कैश उनके पास अभी इस वक्त मौजूदा समय में मौजूद है, और इससे पहले ही थोड़ा सा कम था, उन्होंने बैंक से विड्रॉल भी किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी 55,000 रुपए कैश रखते हैं अपने बटुए में, तो ये उनका बटुए का हिसाब किताब आपको बता रहे हैं। बैंक खाते में कितना पैसा ये भी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के स्टेट बैंक के खाते में इनके 73,304 रुपए हैं। एक दूसरा खाता है वाराणसी में, इस बैंक अकाउंट में पीएम मोदी के 7,000 रुपए हैं। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट को आप खंगालिए, राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में 26,25,000 रुपए जमा हैं। तो आप एक बड़ा अंतर देखेंगे। अब जरा इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। एसबीआई में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। नेशनल सेविंग में 9 लाख रुपए से ज्यादा है पीएम मोदी के। राहुल गांधी के पास नेशनल सेविंग स्कीम और तमाम सेविंग्स को मिलाकर लगभग 61 लाख रुपए हैं, 61.5 लाख रुपए। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। 4,33 रुपए का निवेश है। म्यूचुअल फंड में भी 3,80 रुपए का इन्वेस्टमेंट राहुल गांधी ने किया हुआ है। पीएम मोदी के पास जमीन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी के पास 2 करोड़ रुपए की लगभग कीमत की 2 जमीन है। दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर गांव में जमीन है, और जो एकड़ है वो आपके सामने है। इसमें इनकी बहन प्रियंका गांधी का भी हिस्सा है। अब किसके पास कितनी जमीन है ये हमने आपको बता दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना राहुल गांधी के पास घर है, ना राहुल गांधी के पास कार है, ना प्रधानमंत्री मोदी के पास घर है, ना उनके पास कार है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री सभा को संबोधित कर रहे हैं, जरा उनको सुन लेते सीधे। ज्यादातर आप इन्हें देखा होगा मंच पर से नहीं लगते, नहीं, जनता में से लगते हैं। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनकी पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया, या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए। वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छेड़ कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। अमित शाह जी, कई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले 2 राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था, और अब जाके महिला पर है, कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है, और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण, और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है।
पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है, जो फर्स्ट 3 राउंड्स की बात है, वहां पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज्यादा आए हैं, और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित, इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है, वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वोकलिगा जाति से आते हैं, डीके शिव कुमार। उन्होंने वोकलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वोकलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाहर आई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो, जब पार्टी की एक्सपेंशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। कांग्रेस और टीएमसी पर वो जमकर निशाना भी साध रहे थे। बढ़ते आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की, क्योंकि एमपी का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब मतदान जो कम हुआ है इसमें किसका नुकसान है, ये सबसे बड़ी बात है।
जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है 2019 और 24 के बीच वोटिंग के डिफरेंस का, यह आंकड़ा चिंताजनक है। खास तौर से महिला वोटरों ने घर से कम निकली हैं वो और कम निकलकर वोट किया है। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर महिलाओं का वोटिंग ना करना, पोलिंग बूथ तक ना जाना किसका नुकसान करेगा, और क्या है इन 2019 और 2024 के मतदान के बीच के डिफरेंस का पूरा गणित, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब मतदान प्रतिशत सभी के नेताओं के सामने कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम रही। चुनाव आयोग की तरफ से सभी सीटों पर वोटिंग के अंतिम आंकड़े मंगलवार रात जारी हुए। वोटिंग के आंकड़े देखकर कुछ सीटों पर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं के कम मतदान प्रतिशत ने बढ़ाई है। सियासी दल भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह रही जो महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। सीधी में महिलाओं के वोट पुरुषों की तुलना में 13.17% कम पड़े। खजुराहो में 12.09%, रीवा में 2.6% और सतना में 10.26%। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इस बार 4.25% वोटिंग घटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.87% वोटिंग हुई थी। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। 2019 में इतनी ज्यादा वोटिंग की वजह पुलवामा अटैक के चलते बीजेपी के पक्ष में लहर को माना गया था। इस बार के चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं रही। 2019 में एमपी में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कमलनाथ का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकी थी। इस बार छिंदवाड़ा, विदिशा, गुना, राजगढ़ ये ऐसी सीटें थी जिन पर तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी और मतदान प्रतिशत भी यहाँ बेहतर रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान ने सभी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी अभी भी अपनी 29 की 29 सीटें जीतने वाले दावे पर अड़ग है। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा है वो भी पूरा हो। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की गारंटी को जान गई है कि वो झूठी है। बीजेपी का जो मोटिवेशन था आपकी बात 29 की 29, आपकी बात 400 पार। मैं समझता हूँ कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हूँ कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। और शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट के डले हैं। कई बूथ निकले जब 375 वोट के डले, तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भले ही असर ना पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है वहां कम मतदान प्रतिशत बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो इसके मायने क्या समझने की कोशिश करते हैं। विस्तार न्यूज के संवाददाता सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल गौर, उनसे हम बात करेंगे। अनिल, जरा बताइए कि ग्वालियर, चंबल हो या फिर पूरा मध्य प्रदेश हो, 29 की 29 सीटें महिलाओं ने कम निकलकर, यानी कि महिलाएं कम निकली हैं वोट करने के लिए, और पूरा वोटिंग परसेंटेज भी लगभग 4.5% कम रहा है। क्या इसका नफा नुकसान या क्या इसका सियासी मायना निकाला है? देखिए विवेक, मध्य प्रदेश के अलावा अब की बार जैसे जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा जो मतदान का जो आंकड़ा निकल के आया है उसमें महिलाओं ने सबसे अधिक वोट डाले हैं। खासकर ग्रामीण इलाके की अगर बात करें, जैसे भितरवा विधानसभा हो, डबरा विधानसभा हो और बाकी पोहरी विधानसभा हो, इसमें सबसे ज्यादा अधिक अगर आंकड़ा है तो महिला वोटर्स का है। और यह महिला वोटर, सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब की बार जो ग्वालियर चंबल अंचल में टोटल मतदान हुआ है वो उसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 या 2019 की अगर बात करें तो वहां पर जब मतदान
मतदान हुआ था, जैसे 2014 में जो मतदान हुआ 52% हुआ था, 2019 में हुआ तो 57% हुआ, लेकिन अब की बात 62% इस ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो अब की बार अच्छा परफॉर्मेंस मतदान करा है। तो वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने भी 3% अधिक पिछले विधानसभा की तुलना में अब की बार मतदान ज्यादा किया है। तो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो मतदान का आंकड़ा है अब की बार जरूर बढ़ा है। तो ठीक है, वोटिंग महिलाओं की ज्यादा दिख रही है, लेकिन कई जगहों पर कम भी आई है, यानी कि ओवरऑल तो कम हुआ है वोटिंग प्रतिशत, और इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं, और इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है कि मंत्रियों पर तलवार लटक गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, उन्होंने साफ कह दिया था जब पहला और दूसरा चरण हो गया था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, और जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा उनको नुकसान हो सकता है, उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। अब ऐसे में चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही थी, जो फॉर्मूला तय किया गया था, उस फॉर्मूले में कौन फिट है और कौन हिट नहीं है, इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मतदान प्रतिशत के फाइनल आंकड़े सामने आने के बाद मंत्रिमंडल के कई ऐसे मंत्री हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के मतदान प्रतिशत फॉर्मूले में पिछड़ते हुए नजर आए हैं। माना जा रहा है कि जिन सीटों या संसदीय क्षेत्रों में मंत्री वोट परसेंटेज बढ़ाने में पीछे रहे हैं, उन्हें लेकर पार्टी कड़े फैसले भी ले सकती है। दरअसल पहले चरण के चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री और विधायकों को अपनी अपनी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की हिदायत दी थी। कहा था कि यदि किसी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कम वोटिंग होती है तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। उन विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा जिनके क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई। आइए एक नजर उन नेताओं पर जिनके क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है। विजय शाह के क्षेत्र में 12.76% कम मतदान हुआ। करण सिंह वर्मा के क्षेत्र में 7.45% कम मतदान हुआ। गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में 9.77% कम वोटिंग हुई। ऐंदल सिंह कंसाना के क्षेत्र में 19.40% मतदान कम हुआ। राकेश शुक्ला के क्षेत्र में 10.99% मतदान कम हुआ है। गौतम टेटवाल के क्षेत्र में 5.61% कम वोटिंग हुई। नार सिंह पवार के क्षेत्र में 9.49% मतदान कम हुआ। विश्वास सारंग के क्षेत्र में 6.15% वोटिंग कम हुई। कृष्णा गौर के क्षेत्र में 9.69% कम मतदान हुआ है। प्रद्युमन सिंह तोमर के क्षेत्र में 6.75% वोटिंग कम हुई है। नारायण सिंह कुशवाहा के क्षेत्र में 2.74% कम मतदान हुआ है। अमित शाह के निर्देश के बाद बीजेपी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू की थी। ये भी तय किया गया था कि मतदान के दिन मतगणना जागरण अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के वोटिंग टेस्ट में कई मंत्री डेंजर जोन में हैं, कई सेफ हैं, कई बाउंड्री पर हैं। डेंजर जोन वाले नेताओं पर गाज गिरेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वक्त ही बताएगा कि किस पर गाज गिरेगी और कौन बचेगा। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार न्यूज के संवाददाता, सीधे उनसे बात करते हैं। अंचल, ये बताइए कि बड़ी बात यह है कि तमाम मंत्री रडार पर हैं, लेकिन 50 ऐसे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में अच्छी वोटिंग भी हुई है। तो इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में किसकी लॉटरी लगेगी और कौन खतरे में है, क्या संभावना नजर आ रही है और कब तक होगा ये फेरबदल? देखिए विवेक, विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा कि बम्पर वोटिंग हुई थी। महिलाओं का प्रतिशत जो है वो औसतन ज्यादा रहा था पुरुषों के, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसके उलट दिखाई दे रहा है। महिलाएं घरों से बाहर ही नहीं निकली, उन्होंने वोट नहीं किया। ऐसा बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिशत कम रहा था। लेकिन जब हम फील्ड में जाते थे तो महिलाओं की जो लाइन है, वो कतार जो है वो ज्यादा दिखाई देती थी। और अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा आपको देखिए किस तरीके से वो चेतावनी दे के गए थे कि मतदान प्रतिशत अगर नहीं बढ़े और जिनके प्रभार वाले जिले मंत्री वाले हैं उन पर कार्यवाही जरूर होगी। तो अब मूल्यांकन हो रहा है और 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, इसके बाद निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें उन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है जिनके प्रभार वाले क्षेत्रों में मतदान कम हुआ था। बिल्कुल, और उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं, उसमें जगदीश देवड़ा भी आते हैं, निर्मला भूरिया भी आती हैं। तमाम बड़े चेहरे और दिग्गजों के बीच अब देखना यही होगा कि
उनका मतदान प्रतिशत क्या, उनका मंत्री पद तो नहीं ले जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्रियों पर तलवार जो लटकी है, आखिर क्या स्थिति बन रही है, ये हमने आपको बताई है। अब अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि प्रदेश के बाद अब देश में प्रचार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लगातार जारी है। चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, देश के तमाम राज्यों में डॉक्टर मोहन यादव की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो अब पूरे देश भर में जो बाकी बचे हुए 3 चरण के चुनाव हैं, दिग्गज नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब तक मोहन यादव उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में पार्टी के लिए जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। अब आज सीएम उत्तर प्रदेश भी गए हैं, यहां वो रोड शो कर चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। साथ ही आज भी वो दिल्ली में ही रुकेंगे। सीएम मोहन यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में ही हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं अब तक की हैं। ये ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ प्रचार आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 142 जनसभाएं की हैं, साथ ही साथ 55 रथ सभाएं और साथ ही 56 से ज्यादा रोड शो सीएम ने किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी 29 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। ये आपको हम वो रिकॉर्ड तोड़ उनका प्रचार बता रहे हैं जो कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। 185 विधानसभा सीटें उन्होंने कवर की हैं और 22 प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल भी हुए। ये आपको मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रहे हैं। अब तमाम राज्यों में गए, वो राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। इतने सारे राज्य हैं, अभी इसमें दिल्ली भी शामिल नहीं है। कई सारे ऐसे राज्य हैं लगातार जहां पर डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं। तो ये तो हमने बीजेपी की बात बताई, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी बात की। अब कांग्रेस के नेता भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। दिग्विजय सिंह ने यूपी में जनसभा की। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसभा वो कर चुके हैं और साथ ही साथ ललितपुर में भी सभा उन्होंने की है। मौरानीपुर में शाम के 7 बजे उनकी दूसरी जनसभा होगी। यानी कि मध्य प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी अब दूसरे राज्यों में लगाई जा रही है ताकि वो लगातार चुनाव प्रचार करें और अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए मेहनत करें। ये सबसे बड़ी बात है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की। एजाज को नहीं है एहसास किसका? ये जो आपको पानी की जो टेप नजर आ रही है, पानी का जो नल है, इसका एहसास नहीं है कि पानी कितना जरूरी है। जल ही जीवन है, कई मर्तबा आपने सुना भी होगा और यही आधार भी है और सच भी है। लेकिन रायपुर के महापौर ये कहते हैं कि नगर निगम की समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली, भले ही आप इसके लिए प्रधानमंत्री को क्यों ना यहां बैठा दें। तो क्या जनता ने इसी दिन के लिए रायपुर के महापौर को चुना था? एजाज ढेबर का ये बयान अब छत्तीसगढ़ की सियासत में निकलकर लगातार सामने आ रहा है। इस पर सियासत हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी पूछ रही है कि अगर आप ये नहीं कर सकते थे तो फिर जिम्मेदारी क्यों संभाली आपने? इस रिपोर्ट को आप देखिए। बूंद बूंद को तरसती राजधानी की जनता अपने नगर निगम के नेता से यही उम्मीद करती है कि उनकी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन क्या हो जब आपका नेता ही समस्याओं से अपना पल्ला झाड़ दे। रायपुर में 70 वार्ड हैं जहां 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहीं लाखों लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता भी है तो लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय महापौर एजाज ढेबर ने एक बेतुका बयान दे दिया। क्या कहा है, सुन लीजिए। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये नगर निगम महापौर एजाज ढेबर हैं
जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। महापौर के इस बयान पर बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देखो महापौर जी, समस्या बनी रहेगी तो फिर आपका काम क्या है। फिर मोदी राज में देश चमक रहा है, लेकिन रायपुर में आप लाइट सफाई की समस्या पर हाथ खड़े कर रहे हैं। ये बयान रायपुर की जनता से धोखे का प्रमाण है। पीएम साहब के आशीर्वाद से बीजेपी का महापौर इस समस्या से जनता को निजात जरूर दिलाएगा। महापौर के इस बयान ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर के बयान को निंदनीय बताते हुए महापौर से इस्तीफे की मांग कर दी। कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने तो महापौर को 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। राजधानी में लगातार बढ़ती समस्याओं को बयान देकर महापौर एजाज ढेबर बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बयान का बचाव महापौर कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब जिम्मेदारी आपको मिली थी तो आपने बिल्कुल नहीं कहा था कि आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, समस्याएं आपकी अंतहीन हैं। अब जब आपसे पूछा जा रहा है कि समस्याओं का समाधान क्यों नहीं, तब आपका ये जिम्मेदार वाला रवैया जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनकी तरफ रुख करते हैं। अनमोल, जरा बताइए, अब इस पूरे बयान के बाद सियासत खूब हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? आज तो रायपुर में पानी भी नहीं पहुंचा है, कई जगहों पर 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पानी भी शायद शाम को नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया था। और ऐसे में इस तरह का बयान, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए विवेक, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान दिया है रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने। इतने बड़े पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना एकदम बिल्कुल उचित नहीं है और इसकी जो है कोई भी लोग हो इसकी निंदा ही करेंगे। देखिए, आप महापौर के पद पर बैठे हैं, आप चुनाव में जनता के बीच में गए थे, ये बोलकर गए थे कि हम कुर्सी पर बैठेंगे तो हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है कि कब तक शहर की समस्याओं का निदान होगा, तो आप कह देते हैं कि पीएम मोदी खुद भी आ जाए तो समस्याओं का निदान नहीं होगा, पानी की जो समस्या वो खत्म नहीं होगी, बिजली की जो समस्या वो खत्म नहीं होगी, सड़क ठीक नहीं होंगे। तो ये मूलभूत सुविधाएं अगर आप नहीं दे पा रहे हैं जनता को, तो फिर किस काम पर बैठेंगे? देखिए, जनता सवाल पूछ रही है और देखिए सियासत होना लाजमी है। बीजेपी डिप्टी सीएम ने भी कहा कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप सुविधा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे। आज देखिए, आज बहुत बड़ी और आज देखिए एक अपडेट दे देता हूं मैं आपको विवेक जी, आज फिर से एजाज ढेबर अपने बयान पर कायम रहे। उनसे जब दोबारा सवाल किया गया तो बोलते हैं कि देखिए मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा, मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। तो आप समझिए विवेक कि अभी तक उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो ये मान रहे हैं कि वो जो बात बोले वो सही है कि पीएम भी आ जाए तो समस्या ठीक नहीं होगा। अनमोल, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान। आज हमने अपनी टीम के द्वारा जो लोगों से बातचीत की गई थी वो सुनी थी और उसके बाद ये सामने आया था कि लोग बेहद परेशान होते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेंगे कैसे? जब महापौर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो फिर बाकी कर्मचारी तो वैसे ही शिथिल हो जाएंगे। वो तो कह देंगे कि महापौर खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि समस्याएं दूर नहीं हो सकती, तो हमारी क्या अटकी पड़ी है कि हम समस्याओं को दूर करें? बिल्कुल विवेक, एक ऐसा व्यक्ति जो महापौर के पद पर बैठा है, जनता को काफी उम्मीदें होती है कि वो शहर के विकास में योगदान देगा, और जब ऐसे व्यक्ति से इस तरीके की बेतुका बयान सामने आती है तो जनता को निराशा हाथ लगती है। देखिए, कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं रायपुर में और एक बहुत बड़ा नगर निगम है, बहुत बड़ा फंड आता है रायपुर नगर निगम में, लगभग 70 के वार्ड है रायपुर नगर निगम में। तो जनता को देखिए काफी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन उम्मीदों पर जो है ये देखिए पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं रायपुर के महापौर। पूरा जो है हाथ खड़ा कर दिए कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, पीएम भी आ जाए, लेकिन हम आपकी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनमोल, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एजाज ढेबर हैं जिन्हें ये एहसास शायद नहीं है कि लोगों की समस्याएं कितनी विकराल हो जाती है, खासतौर से पानी को लेकर, और वो भी तब जब तापमान 44-45 डिग्री पहुंच गया हो। अब अगली खबर की बात करते हैं।
क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव खत्म हो गए और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब ओडिशा की जिम्मेदारी है। भूपेश बघेल को आप एक तरफ देख रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश की भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव, इनकी जिम्मेदारी खास तौर से झारखंड और उड़ीसा में लगातार बढ़ रही है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में लगा दी गई है। कौन सा नेता कहां है, क्या कह रहा है, क्या कुछ समीकरण भी बनते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ओडिशा, झारखंड छत्तीसगढ़ से सटे होने के चलते इन राज्यों में छत्तीसगढ़ की अच्छी पैठ मानी जाती है। यहाँ भाजपा नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का सबसे ज्यादा दौरा इन्हीं राज्यों में दिखाई दे रहा है। उधर कांग्रेस के नेताओं का उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में दौरा दिख रहा है। सीएम विष्णुदेव साय को 2 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। ओडिशा और झारखंड की जिम्मेदारी सीएम को मिली है। उधर दोनों डिप्टी सीएम को भी ओडिशा की जिम्मेदारी मिली है। सीएम 10 से ज्यादा सभा और रोड शो कर चुके हैं। जब छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, जो समय दे सकते हैं पार्टी के लिए, और ऐसा सोच कर के हमारा संगठन का शीर्ष नेतृत्व का निर्देश भी रहता है और कार्यकर्ता भी अपनी कार्यकर्ता भाव से पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। और हम सब विश्वास करते हैं, पूरा देश विश्वास कर रहा है कि मोदी की गारंटी के तहत देश जिस प्रकार से 10 सालों में विकसित हुआ है, आगे हमें 5 साल का और मौका मिलेगा तो हम सभी क्षेत्रों में हम विकास करेंगे। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। राहुल गांधी को जिताने के लिए वे सारथी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत करीब 7 विधायक भी मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को कहां-कहां की जिम्मेदारी मिली है। देवेंद्र यादव, राम कुमार यादव भी प्रचार में जुटे हुए हैं। राजेश तिवारी, विनोद वर्मा को झारखंड भेजा गया, कवासी लखमा को ओडिशा भेजा गया, मोहन मरकाम को भी ओडिशा भेजा गया। हरियाणा और असम भी भेजे गए हैं कांग्रेस के नेता। 12 से ज्यादा नेताओं के साथ सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग राज्यों में प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल समेत बड़े छत्तीसगढ़ के नेता अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि किस राज्य में किस पार्टी को उसके नेताओं के प्रचार प्रसार का फायदा मिलेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने राज्य से फ्री हो जाएं तो दूसरे राज्यों में जाके एक बड़ी भूमिका अदा करें, क्योंकि जनता के बीच लोकप्रियता एक सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है, खासतौर से चुनाव प्रचार के लिए। अब देखना यही है कि 4 जून को ये सारी कवायद का कितना असर देखने को मिलता है। अब बढ़ते आगे, बात करते हैं आपके बच्चों से जुड़ी हुई खबर की। और खबर यह है कि सीबीएसई बोर्ड में छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है। 2 दिन पहले सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का परिणाम सामने आया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पास भी हुई। छत्तीसगढ़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देश का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट से छत्तीसगढ़ के रिजल्ट की दूरी ज्यादा है। देश के तमाम राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है, जहां पर सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट खराब आता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों रिजल्ट छत्तीसगढ़ में सीबीएसई बोर्ड का उतना अच्छा नहीं आ पा रहा जितने की उम्मीद की जा रही है, और क्या करना चाहिए? इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 13 मई को 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए थे। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.60%
और 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए थे। पिछले साल की तुलना में इस बार रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी कई बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में लगातार पिछड़ रहे हैं। देश के सभी राज्यों में 12वीं बोर्ड रिजल्ट में 33वें और 10वीं बोर्ड रिजल्ट में छत्तीसगढ़ 31वें स्थान पर रहा, जो कि निराशाजनक है। सीबीएसई में छत्तीसगढ़ की हालत कमजोर है। देश में 10वीं के कुल परिणाम से 3.69% बच्चे कम पास हुए। 12वीं के कुल परिणाम से 8.29% बच्चे कम पास हुए। 10वीं की परीक्षा में 89.91% ही बच्चे पास हुए। उधर 12वीं की परीक्षा में सिर्फ 76.69% ही बच्चे पास हो पाए। यानी रिजल्ट से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफी पीछे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का फाउंडेशन स्किल्स कमजोर होने के चलते सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में बच्चे पीछे रह जाते हैं। देखिए, जो मुझे लगता है जो फंडामेंटल रीज़न है इसका है कि छत्तीसगढ़ एक तो वैसे भी एकेडमिकली थोड़ा बैकवर्ड है। बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वनवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस बात का माने हमें देना चाहिए, इस वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि अर्बन कम है, रूरल एरिया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये कारण समझ में आता है। और इसी के कारण क्या है, हमारे यहाँ का जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रेट है, FLN अगर देखेंगे तो वो हमारा बहुत कमज़ोर है। लेकिन सवाल ये है कि सीबीएसई बोर्ड में छत्तीसगढ़ के बच्चों का रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है? यह रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकता है? इस पर भी एक्सपर्ट की राय आप सुन लीजिए। जो ग्रेड 1 to 5 है, वो हमको उस पर बहुत काम करना है। फाउंडेशनल स्किल्स बच्चों की तैयार करनी है, जो निपुण भारत पे भी लगा हुआ है, बट उस पर बड़ा स्ट्रिक्टली काम करना है। टीचर ट्रेनिंग पे बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को जब आप ट्रेन करेंगे तब वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। पेरेंट अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा। पेरेंट अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, और क्योंकि कोई किसान है, वो बेचारा अपने बच्चे को क्या ही सपोर्ट कर पाएगा एकेडमिकली, लेकिन वो भी बहुत कुछ सपोर्ट कर सकता है। ये बात बतानी पड़ेगी कि कैसे आप मात्र बच्चे से आकर के पूछें कि आज क्या पढ़ा, सिर्फ इतना करने से बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य इलाके होने के चलते ग्रामीण आबादी काफी ज्यादा है। इसके चलते यहाँ के बच्चों की फाउंडेशन स्किल कमजोर बताई जा रही है, जिस पर बच्चों, शिक्षक और उनके माता पिता को बहुत काम करने की जरूरत है। तभी सभी पहलुओं पर काम करने के बाद रिजल्ट अगले साल बेहतर हो पाएगा। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को और आपके बच्चों को, तीनों को मिलकर मेहनत करनी होगी, तब ये फासला कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ भी तमाम दूसरे बड़े राज्यों या फिर मॉडर्न स्टेट के साथ साथ पहले या दूसरे पायदान पर खड़ा होगा। बढ़ते आगे, क्योंकि अब खबर है बीजापुर से, जहां पर एक थाना प्रभारी के वाहन में विस्फोट कर दिया गया। नक्सलियों ने विस्फोट किया। थाना प्रभारी कार में सवार थे। गन्नम नाले के पास ये विस्फोट किया गया। कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बचे हैं। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि भी कर दी है। तो ये एक बड़ी घटना सामने आई है। गनीमत ये रही कि थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। नक्सलियों ने विस्फोट किया है, ये सामने खबर आ चुकी है। कार को नुकसान पहुंचा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें विस्फोट किया गया है, और उस विस्फोट के बाद के अवशेष हम आपको दिखा रहे हैं। जो तार आपको नजर आ रहे हैं, थाना प्रभारी की कार में विस्फोट किया गया है। टीआई और आरक्षक बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि उनकी जान सकुशल है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि नक्सलियों के हौसले इतने तमाम ऑपरेशन के बावजूद बुलंद हैं, डर कम है, क्योंकि एक थाना प्रभारी को निशाना बनाया गया है। एसपी जितेंद्र यादव ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि कर दी है। जांच लगातार जारी है। ये तहकीकात की जा रही है कि आखिर थाना प्रभारी को नक्सलियों ने टारगेट क्यों बनाया। तो थाना प्रभारी के वाहन में ये विस्फोट किया गया। गन्नम नाले के पास ये विस्फोट हुआ है। कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बचे हैं। एसपी जितेंद्र यादव ने इस घटना की
पुष्टि कर दी है। बीजापुर से खबर है, थाना प्रभारी के वाहन में यह विस्फोट हुआ है, नक्सलियों ने विस्फोट किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तहकीकात की जा रही है कि नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। और खबर सूरजपुर से मिल रही है, जहां पर पावर प्लांट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। विद्युत झटके से यानी कि बिजली के झटके से गिरकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। खबर सूरजपुर से है। हाइड्रो पावर प्लांट में मजदूर की मौत की खबर सामने आ रही है। काम करने के दौरान मजदूर की जान चली गई। मृतक मजदूर को पोस्टमार्टम के लिए भैया थान अस्पताल लाया गया था। हाइड्रो पावर प्लांट का यह पूरा मामला है। पासल भैया थान की घटना झिलमिली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सूरजपुर से यह खबर है, जहां पर पावर प्लांट में मजदूर की मौत की खबर सामने आई है। करंट लगने से मजदूर की मौत हुई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। अब एक खबर है जिससे आपको पसंद आता होगा कि आखिर ये चीज मिल जाए। जी हां, बात हो रही है सोना की। सोना कितना सोना है, या फिर यह कहा जाए कि सोना कितना महंगा है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल में गोल्ड के रेट 2 गुने हो चुके हैं। तो क्या अगले 5 साल में फिर से 2 गुने हो जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यहां तो सोना के रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, उधर खरीदार भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। सोने में निवेश करने वालों के लिए ये पीली धातु किसी जैकपॉट से कम नहीं है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि सोने ने अच्छा रिटर्न दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोना 5 साल में 2 गुना रिटर्न दे सकता है? ट्रेंड को देखें तो इसका जवाब हाँ में है। साथ ही साथ सोना अगले 5 साल में भी 2 गुना रिटर्न दे सकता है, यानी सोने की कीमत 5 साल में 2 गुनी हो सकती है। 2004 में 10 ग्राम सोने की कीमत 6,000 रुपए। 2009 में 10 ग्राम सोने की कीमत 14,500 रुपए। 2014 में 10 ग्राम सोने की कीमत 28,000 रुपए। 2019 में 10 ग्राम सोने की कीमत 35,220 रुपए। 2024 में 10 ग्राम सोने की कीमत 74,685 रुपए। 2019 में घरेलू सोने का भंडार 292 मीट्रिक टन। 2024 में सोने का भंडार 408 मीट्रिक टन। आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि देश में कुल सोने का भंडार 612 मीट्रिक टन से बढ़कर 822 मीट्रिक टन हो चुका है। तो एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी खरीदने वाले पीछे नहीं हैं। इमरजेंसी में सभी लगता है, शादी में, ब्याह में, लेने में, देने में, सभी जगह गोल्ड के बिना तो काम होता ही नहीं। और भाव इतने बढ़ रहे हैं कि सब दूर हो रहा है सब चीज़ से। किसी को शादी में देना है, मैंने अंगूठी गिफ्ट कर दी, किसी को टीका गिफ्ट कर दिया, पतली चेन या लॉकेट गिफ्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो मैं सोचती हूँ नहीं, कैश ही दे दें। गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया है। मतलब पहले कैश के एवज में हम गोल्ड दे देते थे, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। बहुत महंगा हो गया है सोना। पर शादी रहती है, कुछ प्रोग्राम रहते हैं या किसी को देना रहता है, तो कैसे भी घर का एडजस्टमेंट करके लेना तो पड़ता ही है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हमको आया है तो हमको देना ही है, तो कैसे भी एडजस्ट करके देना ही पड़ता है। तो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उधर सोना बेचने वाले व्यापारी सोने की बढ़ती कीमत पर क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ खरीदारों की बढ़ती संख्या पर उनका क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। रेट में तो रोज ही जो है पल दो पल में ही चेंजेस आ रहा है। वो इसका मेन कारण जो है, बाहर विदेशों में जो उठापटक हो रही है, उसका इफेक्ट गोल्ड पे विशेष पड़ेगा। और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसका मुख्य कारण है जो युद्ध जो चल रहा है, इसके कारण भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है। मुख्य कारण है, जब भी युद्ध का जरा सा भी कुछ पेपर में आता है तो इसमें तेजी मंदी का असर लगता है। तो डॉलर के हिसाब से ही है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सोना खरीदने का।
बाकी वो डॉलर के हिसाब से ही पूरा सोने का रेट चलता है। तो मार्केट कैसा है अभी? अभी ठीक है मार्केट, इतना बीच में मीडियम है अभी मार्केट, ना तेज है ना अभी कम। यदि इसी ट्रेंड की माने तो अगले 5 साल में एक बार फिर सोने की कीमत दोगुनी हो सकती है, यानी अगले 5 साल में सोना 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि बढ़ती हुई कीमत के पीछे रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध और ज्यादा खरीदारी है, लेकिन सोने की ज्यादा कीमतें एक बड़े तबके को इस सोने से दूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो सोना तो महंगा हो रहा है, खरीदार भी पहुंच रहे हैं, जिनकी बस की बात है वो खरीद लेते हैं, जो बेबस हैं वो रह जाते हैं। यही इस सोने की खासियत कह लीजिए या क्वालिटी कह लीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। फिर से आपसे मुलाकात होगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।